हेलो 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 आप सभी दोस्तों को हमारा का बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम रेहान है और आज हम लोग सीटेट 2026-30 के लिए मैथ्स पेडागोजी के पीवाईक्यू सोल्व करने जा रहे हैं, जिसका आज डे 9 है। सबसे पहले हम लोग डे 1 टू डे 20 की तरफ मूव करते हैं, जिसमें आज हम लोग डे 9 की तरफ पहुंच चुके हैं। 13 जनवरी 2023 में जो सीटेट का एग्जाम हुआ था, वहां से ये सारे क्वेश्चन पीवाईक्यूज वगैरह लिए गए हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हमारा रहता है। पहली क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है कि हरमन और क्लास 5 स्टूडेंट कैन डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्क्वायर बट इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स एंड पैरेललोग्राम्स। हरमन इज एट विच लेवल ऑफ थिंकिंग एज पर वाइनहाइल थियरी ऑफ जियोमेट्रिक थिंकिंग। कक्षा 5 का एक छात्र हरमन एक वर्ग के गुण समझ पाता है, किंतु वर्ग आयतों और समांतर चतुर्भुज के बीच के संबंधों की व्याख्या नहीं कर पाता है। वेन हेल के ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत के अनुसार हरमन चिंतन के किस स्तर पर है। अगर कोई बच्चा जो है इन तीनों में रिलेशन बना पाता तो वो जो है लेवल 2 पे आ जाता, यानी कि जो इनफॉर्मल डिडक्शन हो जाता उस पे आ जाता। लेकिन चूंकि यहाँ पे वो रिलेशन नहीं निकाल पा रहा है, इसका मतलब वो एनालिसिस पे ही रुका हुआ है, इसीलिए इसका सही आंसर विश्लेषण एनालिसिस यानी डी वाला आंसर हो जाएगा। एनालिसिस पे ही बच्चा अभी तक रुका हुआ है, इनफॉर्मल डिडक्शन पे नहीं जा पाया है, इसीलिए डी इसका सही आंसर होगा। और यहाँ पे जो है इसका अगर आपको नहीं पता हो कि वैन हाइल थियरी ऑफ जियोमेट्रिक थिंकिंग क्या है, तो यहाँ पे लेवल 0 से लेके लेवल 4 तक जो है 5 लेवल होता है। इसको आप लोग को याद कर लेना है। लेवल 0 पे होता है विजुअलाइजेशन, लेवल 1 पे एनालिसिस होता है जो अभी पूछा गया था, इसी एनालिसिस वाला आंसर सही था। और लेवल 2 पे होता है इनफॉर्मल डिडक्शन, जिसमें रिलेशनशिप भी जिसको कहते हैं। यहाँ पे रिलेशन नहीं बना पा रहा था, इसका मतलब इससे पीछे होगा, यानी एनालिसिस पे होगा, इसीलिए एनालिसिस उसका सही आंसर था। इसी तरह फॉर्मल डिडक्शन और फिर राइगर, तो इसको जो है रोक करके पॉज करके पढ़ लीजिएगा अगर आपको नहीं आ रहा हो तो, और अपने नोट्स बुक में भी लिख सकते हैं। फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट यूटिलाइज्ड टू एस्टेब्लिश मैथमेटिकल ट्रुथ। निम्नलिखित में से किन का गणितीय सत्यों को स्थापित करने के लिए अधिकतर उपयोग होता है। एक्सपेरिमेंटेशन, वेरिफिकेशन, लॉजिकल रीजनिंग, पोस्टुलेट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉजिकल रीजनिंग और पोस्टुलेट्स। तो सी और डी जिसमें होगा, सी और डी है डी में, तो इसीलिए डी इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसमें सी और डी दोनों है, तो डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर हेल्पफुल इन डेवलपिंग एस्थेटिक वैल्यू व्हाइल लर्निंग मैथमेटिक्स। निम्नलिखित में से कौन सा गणित का अधिगम करते हुए सौंदर्य परक मूल्यों के विकास के सहायक है। सहायक पूछ रहा है। प्रोवाइडिंग ए स्टूडेंट विद अपॉर्चुनिटी टू सॉल्व मोर प्रॉब्लम, एक्सप्लोरिंग द यूज ऑफ मैथमेटिक्स इन वेरियस आर्ट्स, कल्चर एंड रंगोलीज, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू ए स्टूडेंट टू फॉर्मुलेट देयर ओन क्वेश्चन एंड इन्वेस्टिगेट मैथमेटिकल सिचुएशन इन देयर सराउंडिंग। तो बी और सी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा कि विभिन्न कलाओं, वस्तुकला और रंगोलियों में गणित के उपयोग का अन्वेषण करना, और विद्यार्थियों के उनके आसपास की गणितीय स्थितियों की जांच करने और अपने स्वयं के प्रश्न बनाने के अवसर प्रदान करना। तो बी और सी जिसमें होगा, सी में जो है बी और सी दोनों है, इसीलिए सी जो है सही आंसर हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मेजर एम एट इंट्रोड्यूसिंग शेप्स इन प्राइमरी लेवल मैथमेटिक्स। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर के गणित में आकृतियों का परिचय कराने का मुख्य उद्देश्य हो सकता है। टू डेवलप विजुअलाइजेशन स्किल, टू डेवलप स्पेशल रीजनिंग स्किल, टू मेमोराइज द नेम ऑफ द शेप। तो यहाँ पे चूज करना है हम लोगों को। सबसे पहले मेमोराइज द नेम ऑफ द शेप। मेमोराइज याद वगैरह करवाना तो मोटिव नहीं होता है इंट्रो क्लास का, इसीलिए सी को हम लोग कट कर देंगे, है ना। अब बचा ए और बी, दोनों का दोनों जो है, अरे यार ए और बी बचा, तो ए और बी में जो है दोनों का दोनों सही है। तो अरे कहाँ चला, एक मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन खो गया हमारा। तो हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है फिर से। तो ए और बी दोनों में जो है दोनों सही है। तो
ए में टिक लगाएंगे और बी में लगाएंगे, और सी जो है गलत है, इसीलिए ए और बी जिसमें होगा वो सही हो जाएगा। ए बी है बी में, इसीलिए बी जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ए और बी है बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे कि अ क्लास 5 स्टूडेंट कैन रिकॉग्नाइज द ग्रुप डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज एंड एट्रीब्यूट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव स्किल मोस्ट अप्रोप्रिएटली हेल्प द चाइल्ड टू कंप्लीट द अबव टास्क। कक्षा 5 का एक विद्यार्थी विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों को उनके गुण और विशेषताओं के अनुसार पहचान सकता है और सामूहिकरण कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक कौशल सर्वाधिक उपयुक्त रूप से बच्चों के उपयुक्त कार्य को पूरा करने में सहायक करता है? इंट्रोडक्शन, डिकम्पोजिशन, रिवर्सिबिलिटी, क्लासिफिकेशन। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि रिकॉग्नाइज एंड ग्रुप डिफरेंट जियोमेट्रिकल शेप अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज एंड एट्रीब्यूट। तो रिकॉग्नाइज करना है और ग्रुप में जो है एक हिसाब से उसको सेट करना है, जिसको हम लोग क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण कहते हैं। इसलिए डी इसका सही आंसर हो जाएगा। डी पे ठुक्का मारेंगे और आगे निकलेंगे हम लोग कि आगे वाला क्वेश्चन है हमारा डी के बाद कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्टिविटी फॉर टीचिंग द कंसेप्ट ऑफ मेमोरी मनी इन डेली लाइफ टू प्राइमरी क्लास स्टूडेंट। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में मुद्रा अवधारणा को शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑर्गेनाइजिंग रोल प्ले बिल्कुल सही है। कि विजिटिंग नियर बाय मार्केट, ये भी सही है। फिर है टीचिंग द रूल ऑफ कंजर्वेशन फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मनी, ये थोड़ा थोड़ा कह सकते हैं 30-40% तक ठीक है। फिर यूजिंग एन एल्गोरिदम, इसको भी 10-5% कह सकते हैं सिर्फ, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा जो सही होगा वो ए और बी होगा। हम लोग देखेंगे ए बी और सी किस में है, ए बी सी डी, सी ओनली, बी और सी। तो सी ओनली तो लगेगा नहीं क्योंकि 40% के आसपास सिर्फ ये सही है। ए और बी जो है पूरा पूरा सही है, इसीलिए ए बी ए में है, ए को हम लोग टिक लगा देंगे। ए इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि ए और बी दोनों सही है। यहाँ पे ए और बी दोनों है ए वाले ऑप्शन में, इसीलिए ए को मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। लेसन प्लानिंग बिलोंग्स टू विच फेज ऑफ टीचिंग? पाठ योजना शिक्षण के किस चरण से संबंधित है? पाठ योजना, जब हम लोग पढ़ाने जाते हैं तो लेसन प्लान करते हैं, पाठ योजना बनाते हैं, तो ये पढ़ाने से पहले की एक्टिविटी यानी प्री एक्टिविटी है ना। तो इसको प्री एक्टिविटी, इंटरेक्टिव, पोस्ट एक्टिव और इंटरेक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव, तो प्री एक्टिव कहेंगे है ना। प्री एक्टिव पे डायरेक्ट ए पे टिक लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि प्राइमरी ग्रेड मैथमेटिक्स टीचर डिस्ट्रीब्यूट वेरियस circular cutout rectangular strip to different group of student her class. She can ask them to use a material and solve the following question. Sum of which fraction makes 1/2? एक प्राथमिक स्तर की गणित शिक्षिका अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के भिन्न भिन्न समूहों को वर्गीकृत वृत्ताकार टुकड़े कट आउट आयताकार पट्टियां बांट देती है, तब उनको सामग्री का उपयोग करके निम्न हल करने के लिए कहती है। कौन सा भिन्न का जोड़ 1/2 होगा? ठीक है, ये कह रहा है कि कट वट करके सर्कल बना करके या फिर जो है रेक्टेंगल वगैरह बना करके उसको 1/2 समझाने के लिए देती है। तो इसमें जो है वो क्या कर रही है इस पर्सन में? सच क्वेश्चन को किस तरह का क्वेश्चन हम लोग कह सकते हैं? शुड बी डिस्करेज्ड, कह रहा है कि हतोत्साहित करना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन का? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये जो एक्टिविटी बेस्ड हम लोग लर्निंग करवा रहे हैं ये तो बच्चों को समझने के लिए और भी बढ़िया होगा, है ना। फ्रैक्शन को वो फ्रैक्शन एक जो है कह सकते हैं अब्स्ट्रैक्ट जो है मैथ्स है, इसको हम कॉन्क्रीट चीज से पढ़ा रहे हैं, तो ये तो इनकरेज करना चाहिए ना। डिस्करेज की वजह से ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए। बी है कि आर टू डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रेन टू सोल्व एट दिस लेवल, कह रहा है कि इस लेवल पे बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, इसी लेवल पे तो हम लोग को कंक्रीट चीजों को यानी जो मूर्त चीज है उन चीजों से जो है सिखाना है, तो वही तो टीचर करने की कोशिश कर रहा है। फिर सी है शुड बी इनकरेज्ड एज इट लीड्स टू मल्टीपल आंसर, यस ये थोड़ा सा सही लग रहा है। और फिर डी है कि शुड बी डिकरेज, तो डिकरेज जैसे कट कर देंगे तो ए बी डी तो डायरेक्ट कट हो गया, तो सी सही आंसर हो जाएगा कि को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि ये अनेक उत्तरों की ओर ले जाते हैं, तो सी सही आंसर होगा। बाकी सब जो है गलत आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। Which of the following assessment
असेसमेंट टेक्निक्स आर नॉट पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में आप सभी को पता है और कह रहा है कि नॉट पार्ट यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट नहीं है। निम्नलिखित में से आकलन की कौन सी तकनीक गणित में रचनात्मक आकलन का हिस्सा नहीं है? पोर्टफोलियो बिल्कुल रचना है, रूब्रिक्स भी है, ऑब्जर्वेशन भी है, टर्म इंड एग्जामिनेशन ये नहीं है, ये तो समेटिव एग्जामिनेशन में आता है ना, समेटिव असेसमेंट हम लोग कहते हैं टर्म इंड एग्जामिनेशन को, इसीलिए ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा डी वाला, और बाकी सब जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट का एग्जाम्पल है, इसीलिए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि मैथमेटिकल थिंकिंग इज बेस्ड ऑन प्रोसीड्यूरल फ्लुएंसी, इंट्यूशन एंड ऑब्जर्वेशन, लॉजिक एंड रीजनिंग। तो तर्क और विवेचन, लॉजिक एंड रीजनिंग जो है वो सही हो जाएगा। डी ऑप्शन की तरफ मूव टिक लगा के हम लोग आगे की ओर मूव कर देंगे। स्टूडेंट हैज द कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शन, सी कैन इजिली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ रोटेशनल number by linking it with fraction according to Piaget, which cognitive process is responsible for this? एक छात्र के पास भिन्न की अवधारणा है, वह परिमेय संख्या की अवधारणा को भिन्न से जोड़कर आसानी से समझ सकता है। पियाजे के अनुसार कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया इसके लिए उत्तरदायी है? स्कैफोल्डिंग, एसिमिलेशन, डिकम्पोजिशन, डिसेंट्रेशन। अच्छा, इसका जो है एसिमिलेशन ही सिर्फ दिया हुआ है तो एसिमिलेशन ही सही आंसर होगा, लेकिन बहुत सारे लोग आप में से एसिमिलेशन और एकोमोडेशन ये दोनों शब्द में अंतर नहीं कर पाते हैं। जब भी किसी नॉलेज में ऐड करने की बात करें या लिंक करने की बात करें, यहाँ पे लिंक करने की बात की गई है, यहाँ पे देख सकते हैं लिंकिंग की बात की जा रही है, उसमें एसिमिलेशन कर देंगे, यानी आपके प्रीवियस नॉलेज में कुछ आप जोड़ रहे हैं, कुछ लिंक कर रहे हैं तो उसको एसिमिलेशन कहेंगे। लेकिन जैसे ही आप अपने प्रीवियस नॉलेज या स्कीमा में कुछ मॉडिफाई कर रहे हैं, मॉडिफाई शब्द का जहां पे आ जाए, इंग्लिश में आप पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन, जहां पे भी मॉडिफाई रहे उसको हम लोग एकोमोडेशन बोल देते हैं। तो यहाँ पे लिंकिंग है इसीलिए एसिमिलेशन हो जाएगा, है ना, आत्मसात करना, यानी बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। बस नंबर 75 गोज टू द सेंट्रल मार्केट, हियर द यूज ऑफ नंबर इज। बस संख्या 75 सेंट्रल मार्केट जाती है, यह संख्या का डैश उपयोग है, यहाँ पे नोमिनियल होगा। इस तरह का क्वेश्चन हम पीछे भी बता चुके हैं, ये डे 9 है ना मैथ्स पेडागोजी का, इससे पहले भी हम लोग 8 लेक्चर जो है मैथ्स पेडागोजी के इसी चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप एक एक करके सीरीज में जो है इसमें प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और वीडियोस वाले सेक्शन में भी मिल जाएगा, वहां पे जा करके आप देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा फायदा मिल जाएगा। नॉमिनल इसको कहेंगे, अभिहित अंकित कहेंगे इसको, है ना, बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। और टीचर गिव द formula to find the area of a rectangle and ask the children to find the area different rectangular cutout the teacher is using। एक शिक्षक एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र देती है और बच्चों को भिन्न भिन्न आयताकार कटआउट का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहता है। शिक्षक उपयोग कर रहा है, जब भी फॉर्मूला दे करके हम लोगों को कोई हल निकालने कहे, फॉर्मूला दे करके सॉल्यूशन निकालने के लिए कहे, तो उसको हम लोग डायरेक्ट डिडक्टिव मेथड यानी निगमनात्मक विधि कहते हैं। इसमें वही किया जा रहा है, इसीलिए डिडक्टिव निगमनात्मक विधि में हम लोग सही मारेंगे। और जब भी हम लोग को पहले एग्जाम्पल दिया जाए और एग्जाम्पल को समझा करके फिर फॉर्मूला को समझाया जाए, उसको इंडक्टिव मेथड आगमनात्मक विधि कहते हैं। लेकिन यहाँ पे पहले फॉर्मूला दिया गया, फिर हम लोगों को कहा गया कि एरिया निकालने के लिए, इसीलिए इसको डिडक्टिव मेथड कहेंगे, बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। Janit used many examples and non-examples of polygons. In her class, she used mathematical vocabulary and engaged the student in discussion. She has the knowledge of error and alternate conception of children's too. As a mathematics teacher, which of the following is most appropriate for Janit? कह रहा है कि जनित अपने कक्षा में बहुभुज के कई उदाहरण एवं गैर उदाहरण देती है, वह गणितीय शब्द ग्रह का उपयोग करती है वह, और विद्यार्थियों को परिचर्चा में संलग्न रखती है। उनके पास बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों और उनकी वैकल्पिक अवधारणाओं का भी ज्ञान है। निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षक के रूप में जनित के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? सी हैज पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज, सही है। सी हैज ओनली सब्जेक्ट मैटर, ओनली की वजह से गलत हो जाएगा। सी हैज अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिक्स, एरर, ये तो सही है। सी इज सर्कुलर नॉलेज,
करिकुलर नॉलेज, ये भी सही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सही हो जाएगा वो ए हो जाएगा कि सी हैज पैडागोजिकल नॉलेज, क्योंकि वो सारे ही काम कर पा रही है और पैडागोजी को भी यूज़ कर पा रही है। अगर सिर्फ उसको मैथमेटिक्स के एरर का नॉलेज होगा, सिर्फ करिकुलर नॉलेज होगा, तो पैडागोजी के बिना यूज़ किए हुए वो हर काम को सही तरीके से नहीं कर सकती है। इसीलिए ए को सही हम लोग मानेंगे कि सी हैज़ पैडागोजिकल कंटेंट नॉलेज। ए सही आंसर है कि उसे शिक्षा शास्त्रीय विषय वस्तु का ज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। इन अ कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम अ मैथमेटिक्स टीचर कैन इंप्रूव द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस बाय। एक रचनावादी कक्षा में गणित का एक शिक्षक शिक्षण और एवं अधिगम प्रक्रिया में सुधार कर सकता है। रिफ्लेक्टिंग ऑन क्लासरूम प्रैक्टिसेस, गिविंग मोर क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, फोकसिंग ओनली ऑन समेटिव असेसमेंट, आइडेंटिफाइंग ब्राइट स्टूडेंट एंड प्रिपेयर देम फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। बिल्कुल नहीं, ये समेटिव असेसमेंट के लिए नहीं, गिविंग मोर क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस नहीं। ये सही हो जाएगा कि रिफ्लेक्टिंग ऑन क्लासरूम प्रैक्टिस, कक्षाई प्रक्रियाओं पर मनन कर, है ना, तो ये सही आंसर होगा। बाकी सब जो है गलत आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे और इसी के द्वारा आज का हमारा करीब 16 के आसपास क्वेश्चन था जो कंप्लीट हो चुका है। आप लोग जो है कमेंट में बताइएगा कि 16 में से आपका कितना आंसर सही हुआ। तो अगर अभी तक आप इस वीडियो पे लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।